हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आपका शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लाए हैं एक नया वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय है, उसका इतिहास का पोर्शन हमारे अतीत। इस पाठ्य पुस्तक में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन। हम देखेंगे कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ पाठ का नाम है। सबसे पहले देखते हैं तारीखें इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि तारीख तारीख का मतलब डेट। जैसे कि आपका बर्थ डेट होता है, डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो बहुत महत्वपूर्ण डेट है। तो डेट कई बार जो तारीख है उससे हम गणना करते हैं, और तारीखें रोजाना आती है, लेकिन कुछ तारीख है जिसमें कोई विशेष घटना घटित हुई है जो आपके भविष्य, वर्तमान, भूत और कहें कि आपसे बहुत ही रिलेटेड है, आपके देश से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। तो ऐसी तारीखों को हम कितनी महत्व देते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है भाई, इतिहास तो याद ही नहीं होता, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? सबसे कठिन चीज इतिहास में लगती है कि लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को जो तारीख है वो याद करने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह से की थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में किस बाद की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीजों की स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो कुछ हमें दिख रहा है, बस हमेशा से ऐसा ही हो रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि चाय का कभी न कभी तो इसका चलन शुरू हुआ होगा। तो इसीलिए ये कालखंड है महत्वपूर्ण होते हैं कि कब कौन सी चीज है वो शुरू हुई और इसके पीछे का इतिहास क्या है। इतिहास इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो इतिहास इसके पीछे का होता है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है, इतिहास की हम गलतियों से हम सीख ले सकते हैं कि हमें भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो आप एक तरह का ये फोटो देख सकते हैं। इसमें इस फोटो में देखिए कि कुछ एक शेर है, इसके नीचे एक पुस्तक भेंट की जा रही है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया पहला नक्शे का आवरण चित्र 1782
रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल की हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो ये कुछ ब्राह्मण हैं, वो अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथ ब्रिटेनिया की जो शासन का महत्वपूर्ण एक अंग माना जाता है उनको सौंप रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हाँ, आप हमारे इन ग्रंथों की, हमारे देश की रक्षा कीजिए। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें, जैसे अखबार है ये कब छपना शुरू हुआ, रेलगाड़ी कब चालू हुई, चाय कब बनना शुरू हुआ, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। किस तरह हम ब्रिटेन शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि कोई एक दिन में नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और इसमें समय लगता है। जैसे आप अपन देखते हैं विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन शुरू हो गया। अब जैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इसी तरह से धीरे धीरे एक विश्व युद्ध के लिए एक देश दूसरे देश से युद्ध स्टार्ट किया, फिर दूसरे देश ने तीसरे से किया। इसी तरह से जो विश्व है वो डिवाइडेड हो जाता है और विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। अभी देखिए एक और युद्ध चल रहा है आपका गाजा पट्टी और इजराइल के बीच, इसी में ईरान भी कूद गया। इस तरह से अगर आगे भारत और पाकिस्तान में युद्ध स्टार्ट हो जाए, ऐसे ही कई सारे देश हैं, जैसे चीन का ताइवान से आक्रमण कर दे, तो इसी तरह से विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में ये चीज स्टार्ट हो जाए या एक दिन में ये चीज खत्म हो जाए। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बात करते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को भी इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कोई भी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कोई सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथि का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे पैदा क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नई विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब इतिहासकारों का सोचने का जो प्रोस्पेक्टिव है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो थोड़ा सा पहले से बदला है। पहले डेट्स हैं, दिनांकों पर आधारित एक इतिहास लिखा जाता था, जैसे कौन सा शासक कब आया, कब उसके बाद कौन सा शासक बना, कब उसके बच्चों ने राजगद्दी संभाली और कौन से युद्ध कब लड़े गए, तो इस तरह से होता है। लेकिन अब ये देखिए एक और ये चित्र है, इसमें बताया गया विज्ञापन से
भी पसंद नापसंद तय होती है। जैसे कि विज्ञापन थे, चाय के विज्ञापन के बारे में ये दिखाया है, एक देखिए लिप्टन टी। ये आज भी जो ग्रीन टीज आप देखते हो मार्केट में, वो इसी ब्रांड की, सेम ब्रांड की और टी आपको अभी भी मिल जाएगी। और ये विज्ञापन है, इसमें चाय को लेकर 1922 में एक एडवर्टाइजमेंट आया था। विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती हैं। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चयन में लाई। 2022 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। तो इस तरह से कोई भी चीज किस तरह से एडवर्टाइज करनी है और किस तरह से, तो ये सब चीजें भी तय करते थे कि लोगों को क्या पसंद करें। आज भी कई सारे विज्ञापन आते हैं और खासकर जो टीनेज होते हैं वो देखते हैं, उनको कोई क्रीम का एक विज्ञापन आता है, कोई साबुन बनाने का, बस टीवी पर देखकर, और टीनेजर्स उस विज्ञापन को देखने के आधार पर ही और उन प्रोडक्ट को खरीदने की अपने माँ बाप से जिद करते हैं, जबकि उनमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, आगे अपन चलते हैं। कौन सी तारीखें फिर महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चुनने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनके हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम जब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के समय साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेमेस्टिंग, वेलेजली, वेंकेट, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस लिप्टन, रिपन, कर्जन, फोर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों को और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहा था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। जैसा कि आप आजकल देखते हो कि जो भी आप न्यूज चैनल देखते हो, उसमें पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स, केवल राजनीति की खबरें आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के अलावा इस देश में कोई खबर नहीं है। इसी तरह से जो इतिहासकार ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो भी इतिहास लिखा उसमें केवल अपने वॉइस रॉय, उनका कार्यकाल और उनकी जो उपलब्धियां थी वो सब लिखा गया। उन्हें भारतीयों के किसी भी प्रकार के इतिहास से या किसी भी प्रकार की चीजों से, उनकी आवश्यकताओं से और उनके जो कार्यकलाप थे उनसे कोई महत्व तो नहीं था। उनकी जो भी उपलब्धियां थी भारतीयों की और उनका जो जनजीवन था, उसके बारे में उन्होंने कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए, न इतिहास में कोई इतना महत्वपूर्ण चीज उन्होंने माना, क्योंकि उनका उद्देश्य था इस देश को अपने अधीन रखना और उसी के लिए उन्होंने अपना इतिहास भी लिखा। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से भी नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों ने इस इतिहास के चौखटों में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास का या कोई कहानी लिखते हैं
तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह लाना होता है, इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसे भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वह कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब ये देखिए, एक चित्र है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। देखिए, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, कौन सी अवधि इतिहास में इम्पोर्टेंट है, कौन सी महत्वपूर्ण है, हम कैसे तय करेंगे, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बात है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों में इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले या हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, या चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालखंड में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों को में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्त और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है।
इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब बात आती है औपनिवेशिक क्या होता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और औपनिवेशिक, जिसको आम भाषा में गुलाम, हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत गुलाम था। गुलाम मतलब ये एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब इस अध्याय में कि इस खंड में हम पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था पर व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपने जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इन प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाओगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हमारा अतीत नहीं बोला, इसको बोला गया है हमारे अतीत। हम किस तरह जानते हैं, तो इससे पहले हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सैनिकों के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई का जो बंदरगाह था उसकी जो रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक यार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये है रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, गृह राजनीतिक भारत सरकार। तो 1946 आजादी से पहले की ये रिपोर्ट है। अब इसमें हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के 250 साल हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास मतलब इतिहास के बारे में हम कैसे, हमको पता है कि पैसा हुआ था, भारत आजाद हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों ने कैसे भारत को गुलाम बनाया। तो हम किस तरह से इन चीजों को जान पाते हैं, किस तरह से इन चीजों को हम अब तक सुरक्षित रख पाए, तो हम किस तरह जानते हैं। तो यह है आपका टॉपिक। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो भी प्रशासन होता है, पहले अंग्रेजों का जो शासन प्रशासन था उन्होंने अभिलेख तैयार किए थे
जैसे अभी भी जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक आदेश हैं और उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे ये रिपोर्ट है और ये भी एक रिपोर्ट है, इसमें भी आपको बताया। तो इन चीज़ों को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं और जो इतिहासकार हैं इनके आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और इतिहास में ये चीज़ें दर्ज हो जाती हैं। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई है। अंग्रेजों की को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उनके लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनाए गए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी अपने अपने सबके अपने रिकॉर्ड रूम थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसी संस्थानें भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा में दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार की गई नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ये चित्र आप देख रहे हो, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो 1920 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरॉय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इसके से पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों की कितनी भारी महत्व था। उसमें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। खुशनसीबी या सुलेख नवीस, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इन तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक, अब सर्वेक्षण का जो महत्व किस तरह से बढ़ा उसको हम देखेंगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा संपत्ति सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब देखें शरीफे, जो शरीफा की फसल है, शरीफा क्या है, इसके बारे में 1970 का दशक था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनके संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र
स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारियां किस तरह इकट्ठी की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। इसके बाद आते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो भी रिकॉर्ड हैं अधिकृत, उनसे क्या चीज पता नहीं चलती। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। अब देखिए, ये एक चित्र है, बंगाल में मानचित्रण व सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंस प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 की है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक रूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। इसके बाद देखिए अगला जो चित्र है, ये 1857 का विद्रोह इस चित्र में दिखाया गया है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये तस्वीर आपको 1857 का एक युद्ध दिखा रहा है। अब इस चित्र से हम पता लगा सकते हैं कि 1857 में कोई भी इसमें जो भी युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसमें तलवारें हैं, फरसा है, भाला है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई कहे कि अभी बच्चे ये प्रश्न उठा सकते हैं कि इसमें बंदूक तो है ही नहीं, तो इसमें बंदूक है भी तो बहुत कम मात्रा में आपको दिखेगी। या फिर बच्चे प्रश्न उठा सकते हैं कि आजकल जिस तरह से जो टैंक होते हैं उस तरह से तो युद्ध नहीं हो रहा। तो इस परिक्षेप को ये चित्रों में बताया गया है, इससे भी हम बहुत सारी चीजें अपन जान सकते हैं। तो ये तस्वीर में बताया गया है कि 1857 का विद्रोह था, उसके बारे में। तो तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उसमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर में नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लाचारी, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। हमें यह इसमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। उनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अपने अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो देखिए, इसमें इंसानों को खाने लायक नहीं है। तो ये एक रिपोर्ट अखबार में छपी है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चलने वाले आंदोलन का पता चलता है। यह 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर थी। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने में आने वाली घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहां से भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया।
एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की एक रिपोर्ट है। तो इस तरह से ये पाठ आपका समाप्ति की तरफ है और इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। तो प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ हमारे अतीत का जो पहला पाठ है वो समाप्ति की तरफ है और इस तरह के और भी आपके जो भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट किया जाएगा और आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको भी हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल शिक्षा जगत के साथ।